थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चीज़ें बताई आपने। सर्वप्रथम तो नशा क्यों किया ही जाए, नशा नाश की ओर ले जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमने तमाम बार देखा नशा वाकई में नाश ही कराता है। नशे से बचना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत सुंदर गीत सुनाया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों ने उसका आनंद उठाया। इसके साथ डॉक्टर साहब ने 2 ड्रॉप्स बताए। वाकई में दोनों ड्रॉप बढ़िया काम करेंगे। आप लोग इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने अपने वक्तव्य में कही, एक्सटर्नल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अगर हमें सफलता पानी है तो हमें हर पेशेंट को कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन जरूर देना चाहिए। 1992 से मैं प्रैक्टिस में हूं। 33 इयर्स का हमारा अपना एक्सपीरियंस है। इस दौरान मैंने जो अनुभव किया, इंटरनल मेडिसिन से ज़्यादा रिस्पांस एक्सटर्नल एप्लीकेशन का आता है। इसलिए हम आप सभी चिकित्सक बंधुओं से कहना चाहेंगे, अपनी प्रैक्टिस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन को जरूर यूज कराएं। थैंक यू। इसी के साथ आज के क्रम को बढ़ाते हुए आगरा से आए हुए डॉक्टर मुनीश चंद्र बघेल जी को मैं डैश पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर बघेल जी प्लीज आए, अपना एक्सपीरियंस हमारे चिकित्सक बंधुओं के साथ शेयर करें। आने वाले चिकित्सक का कम से कम हम करतल ध्वनि के साथ वेलकम तो कर सकते हैं। प्लीज डॉक्टर बघेल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पांडे। साइंटिफिक सेमिनार में कुछ हंसी भी हुई, आनंद आया। मैं डॉक्टर पांडे के विचारों का कतई विरोधी नहीं हूं, लेकिन माननीय डायस शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रिकॉग्निशन में इस तरह के विचार, इस तरह की छोटी छोटी चीजें ला कर करके लोग बहुत बड़े हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर पांडे साहब अभी जो बात कर रहे थे, he was discussing about the 5 elements. Somebody is saying that this is also a diagnostic tool. Maybe हो सकता है, but that is not a part of electrohomeopathy. How can I prove that? अभी जो हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल है उसको तो हम प्रूव नहीं कर पा रहे। नई नई टूल्स लेकर के हम कैसे कर पाएंगे? इसलिए हम आने वाले सभी चिकित्सक बंधुओं से अनुरोध करेंगे, इस तरह के विवादास्पद सब्जेक्ट्स को न लाया जाए। धन्यवाद। रिजल्ट में पांडे जी रिजल्ट मिलेंगे, और जो आपने बताया है उस पर रिजल्ट मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी का, क्योंकि हमारे सोए हुए श्रोताओं में ऊर्जा जागृत किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही सार गर्भित बातें डॉक्टर साहब ने कही। यही अनुभव होता है। आगे अभी बहुत कुछ बाकी है। सुबह से सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को नींद भी आने लगी है, थकान सी महसूस हो रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। नहीं, सामने है सर, सामने है। डायस मंच में कोई नहीं थका, मंच तो एक एवर यूथ है। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए लंच रेडी है, आधे घंटे का समय है। सभी से हम अनुरोध करेंगे, आप लोग आधे घंटे में लंच कर लें, फिर हम लोग आधे घंटे बाद बैठते हैं, फिर बातें होती है। धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बघेल सर। डॉक्टर बघेल सर ने 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई। मैं इनकी बातों से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चिकित्सकों की कहीं कमी नहीं है। अगर देखा जाए तो मोटा मोटा हमारे पास अगर इतिहास देखें, हम हिसाब किताब देखें, एट अबाउट 5 लाख प्लस electro homeopathic practitioners are registered under various institutions all around India. But how many of them are really practicing with the electro homeopathic medicines? This is a question, always rising this question. What are the hurdles? What are the problems? Why we are not going to practice with our medicines? If a doctor is getting the response, a doctor is getting the results, then why we not? जब भारतवर्ष के किसी एक कोने में हमारा एक चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छे रिजल्ट्स ले रहा है, तो दूसरे कोने में बैठा हुआ डॉक्टर क्यों नहीं ले पा रहा? ये एक विहंगम प्रश्न है। प्रिय मित्रों, इस पर हमारी चर्चा होगी, विस्तार से होगी। आज यहाँ एक बात हम कहना चाहेंगे। कुछ दिनों पहले की एक घटना है, छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ। हम लोग कहीं भी जाते हैं समाज में, कुछ लोगों से मुलाकात होती है, बात होती, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एक बहुत छोटी सी घटना हमारे साथ घटित हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारा स्टूडेंट पीरियड था, एक कार्यक्रम में हम गए थे। एक स्पिरिचुअल प्रोग्राम था, एक पंडित जी आए थे, उन्होंने कार्यक्रम कराया। कार्यक्रम के बाद उनको एक 400 रुपए के आसपास टोटल दक्षिणा मिली। कार्यक्रम से निकले, हमें भी उसी तरफ जाना था, पंडित जी के साथ साथ चल रहे थे हम भी। चंद कदम चले होंगे, एक किताब की दुकान दिखाई दी। पंडित जी ने 350 रुपए की एक नई पुस्तक, उस पुस्तक का दूसरा वर्जन, किसी दूसरे राइटर की लिखी हुई किताब उनके पास ऑलरेडी थी, फिर भी उनको नए राइटर की लिखी हुई वही पुस्तक दिखाई दी। पंडित जी ने खरीद ली। मुझसे नहीं रहा गया। उस समय मेरा अपना स्टूडेंट लाइफ थी, मैं स्टूडेंट जीवन जी रहा था। कौतूहल में मैंने पूछा कि पंडित जी ये किताब तो आपके झोले में है, आपने दूसरी क्यों खरीद ली? मेरे मन में एक और प्रश्न आया। पंडित जी ने 5-6 घंटे मेहनत की है और ये 400 रुपए कुल पाए हैं, 350 रुपए की किताब खरीद ले रहे हैं, 50 रुपए में क्या करेंगे? सारे घर का खर्चा चलना है इसी से इनका। पंडित जी ने जानते जवाब क्या दिया? उनका जवाब था, भैया इस किताब में हो सकता है इन्होंने कुछ अलग लिखा हो, क्योंकि हर राइटर, हर लेखक अपनी पुस्तक में अपना एक्सपीरियंस लिखता है। उस दिन मुझे एक बात नई मिली, तब से आज तक मैं भी पालन करता हूँ। हमारे गोंडा के कुछ चिकित्सक बंधु बैठे हैं यहाँ, वो देखे हैं हमारे घर में, हमारे पास एक बहुत रिच तो नहीं कह सकते मगर छोटी मोटी लाइब्रेरी है। हम आप सभी से अनुरोध करेंगे, जहाँ कहीं किसी भी चिकित्सक की लिखी हुई नई मटेरिया मेड का आपको मिल जाए, बेहिचक आप जरूर खरीद लीजिए, ले जाइए, उसको पढ़िए। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए। जितनी बार आप मटेरिया मेडिका को पढ़ेंगे, आपका विश्वास आपकी मेडिसिन पे बढ़ेगा, और जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आप एक ना एक बार अपनी मेडिसिन को प्रयोग करेंगे। जब आप प्रयोग करेंगे, उससे आपको रिजल्ट मिलेगा, सर्टेनली धीरे धीरे आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ओर बढ़ते जाएंगे।
प्रिय बंधुओं, आगे हम लोग बात करते रहेंगे। समय बहुत थोड़ा है, वक्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है। इसी श्रृंखला में हम आगे बिजनौर से आए हुए डॉक्टर दिनेश कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया वो मंच पर आएं। डॉक्टर दिनेश कुमार फ्रॉम बिजनौर। डॉक्टर दिनेश कुमार का स्वागत करेंगे। आइए सर। मैं इसके साथ अनुरोध करूंगा, बहुत कम से कम समय में स्पष्ट रूप से अपनी बात रखने का प्रयास करें। डॉक्टर दिनेश जी प्लीज। थैंक यू डॉक्टर दिनेश साहब, बहुत बढ़िया, बहुत संक्षेप में आपने अपनी बात रखी, बहुत मूल्यवान बात कही। इसके साथ जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, किडनी स्टोन का इलाज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हमको लगता है सबसे सरल हिस्सा है। कोई हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक किडनी स्टोन को तो बीमारी मानता ही नहीं। किडनी स्टोन मतलब सर्दी जुकाम जैसे हुआ वैसे किडनी स्टोन हो गया, दो फार्मूले उठाए दे दिए, ठीक हो गया। किडनी स्टोन होता क्यों है? हम अगर इस बात को समझ लें तो सर्टेनली किडनी स्टोन माने कोई समस्या नहीं। अभी मैं जीबी स्टोन पे काम कर रहा हूं। अब तक जीबी स्टोन के तमाम केस हुए, दसियों केस क्योर हो चुके हैं। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ हमारे पास जीबी स्टोन का 100% इलाज है। क्यों? तमाम ऐसे केस आते हैं जो नहीं ठीक होते, उनका इन्फ्लामेशन ही नहीं घटता, इन्फ्लामेशन नहीं रिड्यूस होता तो पेन नहीं जाता, पेन नहीं जाता तो उनको कहीं ना कहीं सर्जरी की ओर मूव करना होता। इट इज ओनली व्हाई आई कैन नॉट से दैट द जीबी स्टोन इज आल्सो क्योरेबल विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। बट फॉर द रेनल कैलकुलस आई may challenge any size, any type of renal calculus may be dissolved with the electrohomeopathic medicines. लोगों के मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि सर फार्मूला बता दीजिए, है ना? भाई मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। जब तक आप लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फार्मूलों के पीछे भागेंगे, सफल चिकित्सक नहीं बन सकते। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द होम्योस्टेसिस इन द बॉडी। एवरी पर्टिकुलर पेशेंट का फार्मूला डिफर कर जाता है। किसी में S2C17 से स्टोन निकल जाता है, कहीं S6C17 वेनरियोवन GE-BE3 देनी पड़ती है। हर पेशेंट में अलग अलग वेरी करेगा। अगर आप फार्मूला नोट करके उस पर काम करेंगे, मुझे नहीं लगता कि सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको मटेरिया मेडिका का अध्ययन करना ही पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप मटेरिया मेडिका पे स्टडी करेंगे, उतना बढ़िया काम बनेगा। हमारे कुछ चिकित्सक हैं, वो इस बात पे मुस्कुरा रहे हैं कि सर आप फार्मूला तो बता देते हैं। हमारे तमाम से डॉक्टर्स हैं, कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं, फोन करते हैं, सर मेरा ये पेशेंट बैठा हुआ है, इसके लिए बताइए मैं क्या करूं। वो मुझसे 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर बैठा है, मुझे पेशेंट का टेम्परामेंट भी नहीं पता, पेशेंट की रियल कंप्लेन क्या है, पेशेंट का फेस क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। बट जब पेशेंट डॉक्टर बताता है, कुछ बताता है, उसके आधार पे बता देते हो बेटा ऐसे 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 चल लो, और कुछ ईश्वर की कृपा है लोग सफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी मटेरिया मेडिका पे स्टडी कर रखी है। मैंने आपको दवाइयां तो बता दी,
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जैसा कोई विज्ञान दुनिया में नहीं है जहां केवल 38 मेडिसिन ही तो है। एक आर्गन की एक पर्टिकुलर रेमेडी है, उसको सेलेक्ट करने में कितना समय लगेगा? हम डायस पर बताएं या आपके टेबल पर बताएं, कोई समय नहीं लगना। 38 मेडिसिन ही तो है, एक एक आर्गन की एक एक मेडिसिन तो है। पकड़ लीजिए, फट से उठा लीजिए। बात आती डाइल्यूशन सेलेक्ट करने की, किस में डोज देनी है। तो माय डियर डॉक्टर्स, डोजोलॉजी दुनिया की कोई बुक, कोई डॉक्टर, कोई गुरु नहीं सिखा सकता। वो तो आपको आपकी टेबल ही सिखा पाएगी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। इसी क्रम में केवल 2 बीमारियों पे कर रहा है। हमारा ही शिष्य है, बलरामपुर से आए हुए हैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार मौर्य जी। मैं उनको डायस पे बुलाना चाहूँगा और चाहूँगा कि जिम्मेदारी के साथ अपनी बातों को बताएं, संक्षेप में, गंभीरता के साथ। डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार मौर्य, बलरामपुर। मैं किडनी स्टोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाना चाहता हूं। थैंक यू डॉक्टर ब्रजेंद्र। मेडिसिन का सिलेक्शन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत आसान है। C1A1 अपने आप में सफिशिएंट मेडिसिन है। इसके साथ जरूरत पड़ने पे RE, जरूरत पड़ने पे BE, कभी कभी S2 की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लैडर में, हाँ बोला, क्योंकि ब्लैडर में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर होते हैं। S2 ब्लैडर की फंक्शनल रेमेडी है, उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह मेल स्टेरिलिटी, इनफर्टिलिटी के लिए S3 हमारे यहाँ की हार्मोन की प्रमुख मेडिसिन है। S3, C3, F1, L1, RE, A3। A3 का प्रयोग हम लोग एज ए कैरियर कर लेते हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। अभी जैसे किडनी स्टोन में बात करी, S2 चाहे किडनी स्टोन हो, जितनी भी डिजीज है, जहां जहां एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हों, हमें जरूर प्रयोग कर लेना चाहिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम पे S2 का बहुत गजब का रोल है, बहुत अच्छा रिस्पांस देती है। रेनल कैलकुलस या GB कैलकुलस, दोनों में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और बढ़िया रिस्पांस भी आता है। आगे हमारी और बातें इस तरह होती रहेंगी, आप लोगों का ज्ञानवर्धन होता रहेगा। इसी बीच में हमारे बीच बहुत ही विद्वान व्यक्ति बैठे हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा, डॉक्टर SR पंडित साहब से आवें, अपने ज्ञान की वर्षा से आपको ओतप्रोत कराएंगे। डॉक्टर SR पंडित साहब, सीताराम पंडित साहब, चिकित्सक का, दूसरा एडवोकेसी का, जिन्हें लॉन्ग लाइफ प्रैक्टिशनर ही कहा जाता है। वी नेवर बी कंप्लीट, वी आर ऑलवेज प्रैक्टिशनर। अभी आपसे कोई पूछे क्या है आप, प्रैक्टिशनर ही तो है। भले 32 साल प्रैक्टिस कर चुके, क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। मीन्स वी आर ऑलवेज द लर्नर। हमें अपने अंदर के लर्नर को जिंदा रखना होगा, सीखने की भूख को जिंदा रखना होगा। जब तक ये भूख हमारी बढ़ी रहेगी, निरंतर हम सफलता की ओर अग्रसर होते रहेंगे। इसी के साथ मैं दिल्ली से आए डॉक्टर RD यादव जी, डॉक्टर RD यादव जी को कॉल करता हूं, अनुरोध करता हूं, बहुत कम समय में अपनी बात को कहेंगे। डॉक्टर यादव जी, दिल्ली से। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
डॉक्टर आर डी यादव जी, आपने बात करी सियाटिका की। मैं आने वाले सभी डॉक्टरों से एक अनुरोध करता हूं। जैसे डिजीज सियाटिका है, सियाटिका किस सिस्टम की बीमारी है, उस पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें। संक्षेप में हो सकता है। सच सियाटिका क्या है, लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ द बॉडी। इस पे जो नर्वस सिस्टम के मेडिसिन हैं उनका अपना रोल होना चाहिए। डॉक्टर साहब का अपना एक्सपीरियंस है, इन्होंने बताया S1 और RE। मैं समझता हूँ इसका डॉक्टर साहब लोकल एप्लीकेशन कराते होंगे। लोकल एप्लीकेशन RE का होगा तो सर्टेनली लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसी के साथ राजस्थान से आए हुए डॉक्टर रितेश कुमार राजपुरोहित जी का मैं मंच पर स्वागत चाहूंगा। देखिए, आनंद कुछ कम आ रहा है। मंच पर वक्ता आता है, अपनी बात कहता है, चला जाता है, लेकिन ये नहीं मिल रहा है कि सामने से भी कुछ उसका इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ना आप उसके आने पे कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, ना जाने पे। तो कहीं हम मूक बधिरों के बीच में तो नहीं बैठे। कुछ तो ऐसा होते रहना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए, सामने से भी बात आनी चाहिए। तो डॉक्टर रितेश कुमार राजपुरोहित जी का, डॉक्टर रितेश कुमार राजपुरोहित जी दिख नहीं रहे कहीं। चलिए, मिस्टर डॉक्टर देवेंद्र कुमार, डॉक्टर देवेंद्र कुमार फ्रॉम दिल्ली, इनका आप करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। कुछ ऐसा लगे कि हम यहाँ जीवंत बैठे हुए हैं, सो नहीं रहे, सुप्त अवस्था में नहीं होना चाहिए। डॉक्टर देवेंद्र कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से आसान दुनिया में कोई चिकित्सा पद्धति ना है, ना हो सकती है। यह भी सत्य है, इससे ज्यादा टफ दुष्कर कार्य भी कोई नहीं। आसान क्या है, सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। इससे आसान काम शायद किसी सिस्टम में हो। टफ क्या है, मुश्किल क्या है, सिलेक्शन ऑफ डोज। हाउ मच मेडिसिन हैव आई टू गिव रियली इज ए टफ टास्क। हर पेशेंट पे वेरी करता है। डॉक्टर साहब ने बताया जीबी स्टोन। जीबी स्टोन में गाल ब्लैडर का जितना रोल होता है उतना ही रोल लिवर का भी होता है। और अगर हम जीबी स्टोन के स्ट्रक्चर को देखें, कैसे बना, मोर देन 70% ऑफ जीबी स्टोन आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वहां पे हमें जरूर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमें जीबी स्टोन का ट्रीटमेंट करना है, जीबी स्टोन का पेशेंट है, तो 70% संभावना है कि उसकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी ज्यादा है। उसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। इसी क्रम में हमारे बीच मूर्धन्य विद्वान, हमारे पड़ोस के जनपद से, शक्तिपीठ के बिल्कुल निकट से बैठे हुए हैं डॉक्टर R.K. त्रिपाठी जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, आए, अपनी ज्ञान की गंगा में आपको गोते लगवाएं, आप आनंदित हो। डॉक्टर R.K. त्रिपाठी साहब। धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, बहुत ही मूल्यवान बातें डॉक्टर त्रिपाठी ने आपसे करी।
निश्चित तौर पर आज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज में एक स्थान रखता है। आपकी इस बात से मैं 100% सहमत हूं। पैसा कमा लेना आनंद का पर्याय नहीं है। पैसे से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलती है वाकई में जब हमसे कोई किसी का काम हो जाता है, तो वाकई में आनंद आता है, अच्छा लगता है। हम क्लिनिक में बैठते हैं, हमारे पास रोगी आया, आप सोच कर देखिए आपके पास सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज क्या है? क्या आपकी तिजोरी में बंद रुपए आपके मूल्यवान है, या बाहर खड़ी गाड़ी आपके लिए मूल्यवान है, या 10-5 मंजिल की जो बिल्डिंग आपकी बनी है वो मूल्यवान है? अगर आपसे कोई कहे कि डॉक्टर साहब अपनी एक आंख हमें दे दीजिए, बदले में 2-4 करोड़ रुपए ले लीजिए, क्या हम दे सकते हैं? मैं समझता हूं सबका उत्तर ना होगा। प्रिय मित्रों, जिस समय हमारे पास एक रोगी आता है, वो हमें अपना पूरा शरीर सौंप देता है। इससे ज्यादा और क्या लेंगे हम भाई? दुनिया में हमारे शरीर से ज्यादा वैल्यूएबल हमारे लिए कुछ भी नहीं है। रोगी हमको अपना पूरा शरीर देता है, हमको उस पर प्रयोग करने का अवसर देता है। उस समय हम लापरवाही करें, गलतियां करें, उल जलूल मेडिसिन उसको दें, ऐसी चीज दें जिस पर हमारा कमांड नहीं है। इसके लिए मैं एक शब्द यूज करता हूं, दैट इज द सेल्फ एब्यूज। हमको इससे बचना चाहिए, और जिस दिन हम इससे बचने लगेंगे, पूरे कमांड के साथ हम उस रोगी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियां देंगे, उसका कल्याण करेंगे, निश्चित तौर पर हमें आनंद आएगा। एक छोटी सी घटना हमारी लाइफ में घटित हुई, बात अभी त्रिपाठी जी ने खुद ही याद आ गई है, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक परिवार आया मेरे पास। यह घटना 2010 के पहले की है। एक परिवार आया मेरे पास, वहां की महिला रो रही थी। छोटी सी मेरी डिस्पेंसरी है, हमारे ख्याल से 8x10 या 12 की डिस्पेंसरी होगी। 2-4 पेशेंट और बैठे थे। महिला रो रही थी, रो रो के उसने अपना दुख कहा। उसके हस्बैंड को एम्पुटेशन के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था। गोंडा से लखनऊ तक डॉक्टर्स ने कह दिया था कोई रास्ता नहीं है, गैंग्रीन था, केवल और केवल एम्पुटेशन ही हो सकता है, बचाया नहीं जा सकता। मैंने देखा, मुझे भी लगा कि कोई रास्ता है नहीं। शायद कहीं ना कहीं मन में भ्रम था कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतनी डीप में जाकर शायद काम ना कर पाए। उसका जो फूड पार्ट था पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था, ड्राई हो चुका था, सेंसलेस था। इन्फेक्शन बोन में डीप तक था। डॉक्टर्स ने एम्पुटेशन बता दिया था। मैंने भी कहा भाई शायद हमसे भी कुछ नहीं हो पाएगा। महिला वहीं बैठ गई, रोने लगी। कहा सर बड़ी उम्मीद से आए हैं, कुछ हो जाए तो करिए। पता नहीं मन में क्या आया। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मैं कोई वायदा नहीं करता कि ठीक हो जाएगा। 6 हफ्ते का समय दीजिए। जो एंकल से हो रहा था, हो सकता है वो नी के आसपास से एम्पुटेशन करना पड़े। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो मैं इलाज करना शुरू करूं। उसके पास तो था कि एम्पुटेशन होना है, 4 इंच नीचे से होता है कि 4 इंच ऊपर से होता है, क्या फर्क पड़ता है।
तैयार हो गया परिवार। त्रिवित्तो मैंने पूरी शिद्दत से अपनी पूरी ताकत लगा दी, जितना मैं जानता था उतना लगा दिया। और 6 हफ्ते तो देर हुई थी, 2 ही 3 हफ्ते बीते थे, उसकी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे सॉल्व होने लगी। ब्लैकनेस खत्म हो गई, ड्राइनेस पैर की खत्म हो गई। उस पेशेंट आज भी दोनों पैरों पर चल रहा है, खूब बढ़िया से चल रहा है। उसके बाद वो पेशेंट स्वयं उसने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एडमिशन लिया। किसी कंपनी का एग्जीक्यूटिव, किसी कंपनी में ऑफिसर पद पे पोस्ट था, वो अपना पढ़ा। उसके बाद जब उसका बेटा इंटर पास हुआ, उसने अपने लड़के का भी एडमिशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कराया। दिस इज प्राउड फीलिंग फॉर मी। ऐसा होता है, जब हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। थैंक यू। इसके साथ हम डॉक्टर सुनीता सिंह फ्रॉम लखनऊ आमंत्रित करेंगे और चाहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात रखेंगी। डॉक्टर सुनीता सिंह फ्रॉम लखनऊ।